Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about nuclear quadrupole resonance spectroscopy, that is NQR. It is an extension of NMR spectroscopy. NQR has been used to study the electronic environment around a quadrupolar nuclei. It measures the interaction of a nucleus possessing an electronic quadrupole moment with the electric field gradient produced at the nucleus by its local or nearby electronic environment. NQR technique measures the transitions of nuclei in the absence of magnetic field. Therefore, NQR spectroscopy is referred as zero field NMR. It is also known as zero field NMR because this spectroscopy is used in absence of magnetic field. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसकी तीन बेसिक फंडामेंटल, जो मैंने तीन टर्म्स यूज करी हैं, उनको पहले हमें समझना होगा. पहला मैंने यूज किया क्वाड्रपोल. सेकंड टर्म मैंने यूज करी क्वाड्रपोलर मोमेंट. थर्ड टर्म मैंने यूज करी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG. सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जिसमें अपना क्वाड्रपोल मोमेंट होता है, जब उस पे आसपास के इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियाई द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है उसका इंटरेक्शन स्टडी किया जाता है, उसके द्वारा जब हम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच को हम न्यूक्लियर क्वाड्रपोलर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या NQR कहते हैं. तो यहां पे हमारी पहली तीन चीजें आई: क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोलर मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. क्वाड्रपोल मोमेंट भी कह सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं क्वाड्रपोल. आप लोगों ने पोल तो जरूर सुना होगा. साइंस में पोल मतलब होता है एक्यूमुलेटेड चार्ज सेंटर बॉडी, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. कोई भी चार्ज सेंटर एक्यूमुलेटेड, accumulated charge center is called pole. A dipole कोई मॉलिक्यूल, कोई बॉडी जिसके टर्मिनल्स पर अपोजिट चार्ज हो. A molecule having two oppositely charged centers at its terminals called dipole. क्वाड्रपोल माने वो बॉडी जिसके ऊपर चार चार्ज हो, दो पॉजिटिव और दो निगेटिव. कोई ऐसी बॉडी क्वाड्रपोल जिसमें चार पोल्स हो, 4 पोल्स हैविंग बॉडी इज कॉल्ड क्वाड्रपोल. मीन्स कोई भी चार्ज बॉडी separated over two sides. वन मतलब 4 sides, 1 2 पॉजिटिव एंड 2 निगेटिव. मैं एक एग्जांपल लेता हूं लीनियर क्वाड्रपोल का. Q पॉजिटिव और 2Q निगेटिव. ये आपका क्या है? एक लीनियर क्वाड्रपोल मोमेंट बॉडी हमने तैयार कर दी है. ठीक है. तो क्वाड्रपोल माने चार्ज. अब ये कैसे पैदा होता है, क्या
कैसे कैरेक्टर आता है। तो इसके लिए बड़ा एक थंब रूल है, कोई भी ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें एटलीस्ट एक ऑड प्रोटॉन, मतलब ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो, एटलीस्ट एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन ऑड उस स्टेट में हो, इवन ना हो, तो ऐसे सभी न्यूक्लियाई में क्वाड्रपोल जनरेट होगा और उसका अपना एक क्वाड्रपोल मोमेंट भी होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रपोल मोमेंट। क्वाड्रपोल मोमेंट इज अ पैरामीटर which is used to describe the atomic charge distribution in a nucleus। कि मतलब कोई वो ऐसा पैरामीटर जो किसी न्यूक्लियस में एटॉमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने में काम आता हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही न्यूक्लियस की शेप का डिसीजन लेता है कि भाई वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा कि उसकी शेप कैसे होगी, कि भाई वो इस तरीके से होगी या जिस न्यूक्लियस की फॉर्म के लेफ्ट वाले की तरीके से होगी कि राइट वाले की तरीके से होगी। अब अगर शेप इस तरीके से है तो हम कहते हैं इसके Q की वैल्यू क्या है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट की वैल्यू क्या है, ये निगेटिव है, यानी 0 से कम। इसका क्वाड्रपोल मोमेंट माइनस में आएगा और इसका क्वाड्रपोल मोमेंट क्या आएगा, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रपोल मोमेंट पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमें डिसाइड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है उसकी शेप कैसी होगी। अगर 0 है इसका मतलब वो स्फेरिकल है, ठीक है, अगर 0 है इसका मतलब स्फेरिकल है, उसमें इवन नंबर आपका है। और यूजुअली जितने भी ऑड नंबर के होते हैं तो आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, एनी न्यूक्लियस हैविंग मोर देन वन अनपेयर्ड न्यूक्लियर पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी हम कह सकते हैं अगर इनका स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज आई, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन जिसे कहते हैं, वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो उनके अंदर क्वाड्रपोल मूवमेंट होगा। अब तीसरी बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, EFG। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ये वो पैरामीटर है जो मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटॉमिक न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड बाय द किसके, नियर बाई जो भी आपके उसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है उसके द्वारा कितना रेट में चेंज आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो इस रेट ऑफ चेंज को जब स्टडी किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कहलाता है। और ग्रेडियंट वर्ड तो आपने फिजिक्स में टर्म पढ़ी होगी, जो चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब हम स्टडी करते हैं तो उसका ग्रेडियंट वर्ड यूज कर दिया जाता है। तो यहां पे न्यूक्लियस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है उसमें कितना परिवर्तन होता है आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो उसमें जो चेंज के परिवर्तन को हम बात करते हैं तो किस टर्म्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की टर्म्स में। ये 3 पॉइंट हमारे 3 बिंदु हैं जिनको आपको समझना है। अब बड़ा सिंपल सा हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि जब हम किसी न्यूक्लियस को, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें न्यूक्लियर स्पिन उसका ऑड अवस्था में हो या आई की वैल्यू उसकी 1 या 1 से ज्यादा हो, उस केस में उसके न्यूक्लियस के अंदर क्वाड्रपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगा। आई ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर अपना एक इस न्यूक्लियस में अपना एक क्वाड्रपोल मूवमेंट होगा और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर उसके जो अगल बगल न्यूक्लियस मौजूद हैं या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं
वो इस पे अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल एनर्जी लेवल्स में क्या परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड gradient produced by the nucleus or by its local electronic environment। तो ये इंटरेक्शन के द्वारा इसमें क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट है वो कपल करता है किसके साथ, EFG के साथ। अब जो ये पैदा किया EFG आसपास के, इनके साथ यहां पे क्या शुरू होगी, कपलिंग शुरू हो गई। जो न्यूक्लियस का क्वाड्रपल मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में कपलिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर क्वाड्रपल मतलब जो न्यूक्लियस है वो रेजोनेट करने लग जाता है, और जो उसकी रेजोनेटिंग स्टेट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस। मतलब हमें यहां पर न्यूक्लियर क्वाड्रपोल रेजोनेंस प्राप्त होती है, जिसमें कई सारे एनर्जी लेवल्स जनरेट हो जाते हैं। क्या में मिल जाते हैं, इसमें एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं न्यूक्लियर क्वाड्रपोल रेजोनेंस के मिलने से। अब यहां पर जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स पैदा होती हैं बहुत सारी, ठीक है ना, वो जो लेवल्स पैदा हो जाते हैं उनमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कर लेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो हमें लेवल्स मिलते हैं ये बिल्कुल कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन को फिक्स करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं, किसी और पे नहीं, क्योंकि इसमें हमने बाहर से तो कुछ अप्लाई किया ही नहीं है कि बाहर से हमने रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी नहीं डाली, हमने कोई भी किसी तरह का रेडिएशन इंप्लीमेंट नहीं करा। और ये तो न्यूक्लियर अपनी अंदर की एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है। तो जब ये अपने आप होता है, ये प्योर होता है बिल्कुल, तो इसकी हम एनालिसिस करते हैं कि ये पर्टिकुलर और जो इंटरेक्शन के जो रेजोनेंस हमें मिला है ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। मतलब जैसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस से हमें एक पर्टिकुलर रेजोनेंस मिलेगा, ये फिक्स होता है, ये दूसरे के साथ मैच नहीं करता, इसीलिए इसको केमिकल फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। NQR is also known as केमिकल फिंगरप्रिंट, कि केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टी बताता है वो किसी सब्सटेंस की। बस इसके लिए कंडीशन है, लिमिटेशन है कि I की वैल्यू उस न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू आपकी 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हम NMR के लिए पढ़ते हैं +½ के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सेम यहां पर है कि स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इससे बेहतर हमें कोई दूसरी टेक्निक नहीं मिल सकती कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए। जैसे कि जब इसका आजकल रिसर्च में बहुत उपयोग आ रहा है, जिसमें हम जो डायनामाइट या RDX इनका एनालिसिस करना हो कि भाई कहां पे छुपा हुआ है RDX, तो ये काफी अंदर तक हमें कहीं छुपा के रखा हुआ है, तब भी हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि वहां पर RDX है कि नहीं है। कैसे कि अगर RDX में जो केमिकल मिलता है उसमें I की वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है, तो उस वक्त उसके अंदर ये क्वाड्रपोल मोमेंट रेजोनेंस होगा ही होगा। जब होगा तो ये अपनी आइडेंटिफिकेशन देगा जब हम वहां पर उसका एनालिसिस, अगर हमें इस तरह का कोई वहां पर रेजोनेटिंग स्पीशीज कैरेक्टर मिला, इसका मतलब उस जगह पर RDX। तो ये NQR टेक्निक हमें बहुत सारी जगह पर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जैसे जिस जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जमीन से निकाले जाते हैं उस कुएं में एक तो रियल टाइम एनालिसिस कर भी बताती है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। दूसरा, उस वेल में कितना पेट्रोल बचा हुआ है या कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट बचा है उसके बारे में भी हमें इस एनालिसिस की मदद से पता लगता है। तो ये हमारा NQR के यूज भी मैंने आप बता दिए, और इसमें हमने ये भी बात करी है किस तरीके से NQR काम करता है, कि इसमें हम बाहर से कुछ नहीं यूज करते हैं, इसमें न्यूक्लियर क्वाड्रपोल जो मूवमेंट है उस पर इलेक्ट्रॉनिक जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स या जो न्यूक्लियस है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इंपैक्ट पड़ता है, और उससे उसमें जो चेंजेस आते हैं
ठीक है, जो रेजोनेंस डेवलप होती है और उससे उस पे रेजोनेंस लेवल्स डेवलप हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं उनमें उनके कैरेक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को और हम देख लेते हैं। और इसमें इसके बाद इट इज वेरी सेंसिटिव टेक्निक, ये मतलब थोड़ी सेंसिटिव है और बट सब जगह यूज नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हम इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है जितना, और स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है, स्ट्रक्चर की क्योंकि एनालिसिस करते हैं। और क्रिस्टल की क्लोज पैकिंग जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की नेचर में। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, केमिकल फिंगरप्रिंट भी इसको इसलिए बोला जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने एनक्यूआर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एप्लीकेशन पे बात करी, और इसके बाद हम अगली क्लास में इसकी जो फर्दर इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो रियल टाइम में किस तरीके से स्पेक्ट्रा इसका हमें प्राप्त होता है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।